सत्ता के टेम्परेचर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दिग्गजों का दौर जारी है। वहीं पश्चिमी यूपी में बीजेपी से लेकर के कांग्रेस और आरएलडी की पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। आज बुलंदशहर में सभी दिग्गज चुनावी प्रचार कर रहे हैं और लोगों से मतदान की अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। बुलंदशहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद हैं। इसी वजह से जनपद में आज सियासी गर्मी काफी तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनूप शहर विधानसभा के जहांगीराबाद कस्बे में आयोजित एक सभा को संबोधित किया। इसके बाद वो 2 बजे डिबाई विधानसभा में कुबेर इंटर कॉलेज में आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। अब जिस हिसाब से सियासी सरगर्मी तेज है, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुट गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा हैं और आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे रमाकांत जी, देखिए अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी के मुद्दों पर सबका ध्यान इस वक्त केंद्रित है। सभी स्टार प्रचारक उतर गए जमीनी स्तर पर, किस तरह की तैयारियां और देखी जा सकती है? और निश्चित तौर पर आप बिल्कुल देखेंगे तैयारियों का, जिस तरह से हम लोगों ने एक समय समय पर और कदम कदम पर आपने देखा होगा, जो कि पूरी तरह शिद्दत के साथ और संवेदनशीलता के साथ जो प्रदेश जनता है उसके सामने हम लोगों ने पूरी तरह से रिपोर्ट कार्ड भी पेश किए हैं और पेश करते आते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। जैसे पिछले, अगर मैं आप इस तरह की अगर देखें, अगर जो पिछले सरकार जिस तरह से 2017 से पहले थी, वो किस तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश करती थी, ये हम सबको पता है। लेकिन ये 5 साल के अंदर में जिस तरह से भाजपा सरकार ने वहां पर जिस तरह से कनेक्टिविटी देखें, चाहे आपका अगर विकास देखें, चाहे धर्म संस्कृति के को अगर देखें, तो किस तरह से अपने प्रोजेक्शन को अपने जमीनी स्तर पर उतारा है उसको, और प्रदेश की जो जनता है इससे लाभान्वित भी हुई है। ऐसा नहीं है जो कि लाभान्वित नहीं हुई है। और अगर देखें तो निश्चित तौर पर चाहे बेरोजगारी दर हो, इतनी चुनौतियों के बावजूद हमने उस चीज को धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की है, पूरी शिद्दत के साथ की है, और जनता इस सब चीज को भली भांति परख कर करके विश्लेषण कर भी रही है। चलिए रमाकांत जी, जनता बताएगी भी और देख भी रही है कितना रिपोर्ट कार्ड और काम आया है। हमारे साथ रोहित अग्रवाल भी मौजूद है, आरएलडी प्रवक्ता। रोहित जी, क्या कुछ मुद्दे, देखिए बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए जमीनी स्तर पर उतारा है, या अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करती नजर आ रही है। आप लोग क्या लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? कौन सा रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं? ये तो धर्म के नाम पे बंटवारा करने की बात कर रहे हैं, तो जाति के नाम पे बंटवारा करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही इन्होंने तो जाट समागम करने का काम किया था। ये तो पलायन की बात करते हैं कैराना पहुंचते ही। ये तो जिन्ना को याद करते हैं। इन्होंने कौन सा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया? इन्होंने क्या किया पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए पिछले 5 सालों में? गन्ना किसानों के लिए क्या किया इन्होंने बताया? 14 दिन में गन्ना किसान को भुगतान करने का वादा किया था, क्या 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान किया इन्होंने? या 14 दिन में अगर भुगतान नहीं किया तो 1 रुपए भी ब्याज देने का काम किया इन्होंने? आज भी 16,000 करोड़ रुपए बकाया है गन्ना किसानों का, उसकी कोई बात की इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाने के बाद? आलू किसान को एमएसपी देने का इन्होंने वादा किया था 2017 की घोषणा पत्र में, उसको आज तक कोई एमएसपी तो इन्होंने घोषित की नहीं है। क्या उसकी बात की? 1 साल तक किसान आंदोलित रहा, क्या उसकी बात की? ये कौन सा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं? इनको तो असल में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए था 5 साल में क्या किया है। अब 5 साल में कोई काम किया हो तब तो ये रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे विभाजन करने का, सिर्फ जो जनता है उसको लड़वाने का काम किया है 5 साल में। नहीं, यहाँ पर अगर आप जाति की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जाति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो ना केवल बीजेपी, इस बार हर दल जाति को लेकर के आगे बढ़ता नजर आ रहा है। फिर चाहे ब्राह्मण वोट साधने की कवायद करती जा रही हो, जाट वोट साधने की कवायद की जा रही हो, हर दल ये काम करते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो आरएलडी हो या सपा हो या बीजेपी हो। नहीं सीमा जी, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल शुरू से माननीय जयंत चौधरी जी कह रहे हैं हम किसानों की राजनीति करते हैं, हम किसानों के लिए राजनीति करते हैं, किसानों के मुद्दे की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान में भी किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, इसके अलावा कौन करता है? किसी भी व्यक्ति ने, क्या कभी माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा मुझे कि साहब ब्राह्मण वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठाकुर वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे बनिया वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे जाट वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उन्होंने कहा किसान वर्ग का वोट चाहिए हमें।
हमें किसी जाति धर्म से, देखिए चौधरी चरण सिंह जी भी जाति और जाति की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने भी अंतर्विवाहों को बहुत प्रोत्साहन दिया। तो चलिए हम ऐसे ही माननीय जयंत चौधरी जी रोहित भी जी, किसानों की बात करते हैं, चलिए पर भारतीय किसानों जनता पर भी पार्टी कभी आऊंगी मैं, किसानों की बात किसानों की पर है? भी आऊंगी मैं अभी रोहित जी। एक बार रमाकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। रमाकांत जी, आपने सारी बातें सुनी होगी रोहित जी की, क्या लग रहा है जितने सवाल उन्होंने पूछे, जितनी उंगलियां उन्होंने उठाई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सीमा जी, यहाँ पर रोहित जी अभी जो कह रहे थे, इन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया? इन्होंने उन भू माफियाओं को सशक्त करने वालों के साथ हाथ मिलाया। इन्होंने उन्होंने इन्होंने भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाया। इन्होंने जिसको समाजवादी पार्टी ने उसको सशक्त किया। आप एक चीज बता दीजिए, जो दंगा रोकने में असफल हुआ, आज अगर आप देखेंगे, चाहे कहीं पे भी देखेंगे, तो दंगा मुक्त जिस तरह से उत्तर प्रदेश बना, क्या एक उदाहरण के तौर पर ये प्रस्तुत नहीं है? आपने हाथ किससे मिलाया? अगर मैं मात्र 10 से 11 सवाल अगर पूछूं आपसे रोहित जी, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आरएलडी अगर अलग से चुनाव लड़ती, देखिए संवैधानिक तरीके से सबको गठबंधन करने का अधिकार है, लेकिन कहने का मतलब ये है जिसके साथ आपने हाथ मिलाया वो बिल्कुल भ्रष्टाचारियों तो आप ये का कहना साथ चाहते हैं देने आरएलडी वाला। ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? बिल्कुल गलती करी इन्होंने। अच्छा। बिल्कुल गलती करी इन्होंने। किनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया? भू माफियाओं को सशक्त करने वाले, भू माफियाओं आतंकियों के साथ इन्होंने ये किया। जो आतंकियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी समाजवादी पार्टी ने, उनके साथ हाथ मिलाया इन्होंने। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी है चलिए इन्होंने। रोहित जी, आपके अगर किसानों गठबंधन का पर ही यहाँ पर वोट चाहिए सवाल था, उठाए जा रहे हैं कि आपने गलत गठबंधन कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्यों कर लिया गलत गठबंधन? सीमा जी, मुझे हंसी आती है, भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि सरकार तो उसकी है, और अगर 5 साल 2012-17 की सरकार में समाजवादी पार्टी में इतना ही भ्रष्टाचार हुआ था, तो 5 साल में कितनों को जेल भेजा? या 5 साल में आप चादर ओढ़ के सोते रहे थे? ठंड लग रही थी उस समय आपको? 5 साल तक ठंड लग रही थी क्या? जो आपको समझ में नहीं आया कि किस भ्रष्टाचारी को हमको जेल भेजना है? अरे आप यहाँ पे आके किस मुंह से कह रहे हो कि भ्रष्टाचारी थे 12 से 17 तक? अगर थे तो 17 से 22 तक आप क्या कर रहे थे महाराज? आपने क्यों नहीं भेजा उनको जेल, उन भ्रष्टाचारियों को? जनता के पैसे की उगाही क्यों नहीं की आपने? इसका मतलब मान रहे हैं आप रोहित जी इस चीज को, जो कि हाँ सचमुच में भ्रष्टाचारी थे? देखो, वहां गुमराह मत करो रमाकांत जी, गुमराह मत करो जनता को। जनता सब समझती है। जनता को बेवकूफ समझना छोड़ दो रमाकांत जी। जनता को बेवकूफ समझना छोड़ दो। जनता सब समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। 5 साल तक चादर ओढ़ के सोते रहे। एक-एक करके बोलिए तभी बात समझ आएगी। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ होता तो निश्चित आपने 5 साल में कोई कार्रवाई की होती। ये सिद्ध करती है कि 2012 से 17 का कार्यकाल भ्रष्टाचार मुक्त था, दंगा मुक्त था, कानून व्यवस्था ठीक थी। अगर उसमें कोई भी खराबी हुई होती तो 5 साल में आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। हमारी सरकार आने दो 22 में, तब आपको बताएंगे हम 17 से 22 तक कितना भ्रष्टाचार हुआ है। तब आपको जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल भेजना शुरू करेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। जो पीडब्ल्यूडी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जो रोडों के गड्ढे भरने में भ्रष्टाचार हुआ है, जो गन्ना किसानों के भुगतान में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं कि आपने सशक्त किया है उत्तर प्रदेश को, क्राइम मुक्त किया है उत्तर प्रदेश को, इस सब पर रोहित जी ने सवाल उठा दिए हैं, और अब इस पर आपका क्या जवाब होगा? मैं तो यही कहना चाहूंगा, कोई जवाब नहीं है आज अगर इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब आप सुनिए तो सही। हताशा से रोहित जी, 5 साल तक ये छटपटाहट है, ये आप लोगों की छटपटाहट है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए आप लोगों की छटपटाहट है, ये और कुछ नहीं है। सत्ता पाने के लिए आप झूठे से झूठे वादे करने पर, अरे आप 300 यूनिट बिजली आप अभी फ्री करने की बात कर रहे हैं, आप 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, वो कहां से? इससे पहले आपने बिजली क्यों नहीं दिया? जब बिजली ही 24 घंटे आपने नहीं दिया तो 300 यूनिट बिजली फ्री आप क्यों कर रहे हैं आप? तो इस चीज को सब कुछ समझते हुए माइनिंग माफिया जो अगर आप देखेंगे तो कितने माइनिंग माफियाओं को जेल भेजा ये तो बताओ। अरे मैं वही तो चीज कह रहा हूँ। खाली बस इस तरह से बोल दोगे माइनिंग माफिया, नोएडा अथॉरिटी को, नोएडा चले आए, अभी जो जेल भेजा ये तो बताओ माइनिंग माफिया को। या माइनिंग माफिया आपकी सरकार में फले फूले, देखा होगा जो 52,000 करोड़ माइनिंग माफिया आपकी सरकार में फले फूले, भ्रष्टाचारी आपकी सरकार में 52,000 करोड़ रुपए का, सच्चाई है कि विकास 52,000 करोड़ रुपए का लगाया गया। इसके अलावा आप चलिए आप पहले एक एक करके जवाब दें। चलिए रमाकांत जी आपके पास ही आती हूँ। सबसे पहले देखिए,
हर बार आप सपा पर उंगली उठाते नजर आ रहे हैं, माफियाओं को लेकर के, गुंडा राज को लेकर के। और इसी बीच हमने देखा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आप ही के प्रवक्ता संबित पात्रा की, जहां उन्होंने जिन्ना और पाकिस्तान वाले बयान को लेकर के खूब घेरा है सपा को। इस तरह की बयानबाजी के सिलसिले में अब अगर आप लोग जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ जनता के सामने अगर आप रिपोर्ट कार्ड लेके पहुंच रहे हैं, तो क्या आपको विश्वास नहीं है कि जनता आपको रिपोर्ट कार्ड पर वोट देगी, जो आपको बार बार विपक्ष पर निशाना साधना पड़ता है, बार बार धर्म की बात उठानी पड़ती है, बार बार ये कहना पड़ता है कि जो सपा राज था वो माफियों का राज है, बार बार यही चीज क्यों कहनी पड़ती है? साथ ही साथ दूसरा सवाल एक और आप सुन लीजिए पहले। जितने भी काम बीजेपी करती नजर आई है उस सब पर सपा हो, उन्होंने हमेशा सवाल उठाया है कि ये काम सपा सरकार में हुए, फिर चाहे वो 100 नंबर को 102 पे बदलना हो या फिर अन्य काम हो, सब पर सवाल उठाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सीमा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं, जो रिपोर्ट कार्ड हम जो पेश करते हैं, देखिए प्रदेश की जनता का अधिकार है जो कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम कहां पर क्या किस प्रोजेक्शन को लेकर के आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ये उनका अधिकार है, इसीलिए रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है। और जहां तक बात है जिन्ना और पाकिस्तान की, जब बात होती है तो वहां पर ये तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, जो जिन्ना भारत के विभाजन का सबसे बड़ा खलनायक था, ये उसको ला करके यहाँ पर चुनाव के अंदर में लेकर के आए। किसने लाया? तो अखिलेश यादव जी ने लाया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति वो लेकर के आए और आपने खींचना शुरू कर दिया। लेकिन इतने सालों से जो ये तुष्टीकरण की राजनीति पहले क्या था, तो ये जो 19% की जो वोट थी, ये समाजवादी पार्टी समझती थी ये हमारी वोट है, और बसपा समझती थी हमारा ये अधिकार है इसके ऊपर में। लेकिन अब इन लोगों का खाता खुल चुका है और पूरी तरह से जनता सतर्क हो चुकी है। बिना विश्लेषण के, बिना रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, ये तो पहले रिपोर्ट कार्ड भी पेश नहीं करते थे, लेकिन जनता का अधिकार हम लोगों ने देने का काम किया है, और हर जगह जहां पर विकास की जरूरत थी वहां पर विकास किया, जनता को सशक्त करने का काम किया। जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आई तभी एक सुर में होने शुरू हो गए। नहीं, ये तो हम रिपोर्ट कार्ड लगातार पेश करते आ रहे हैं। 6 महीने साल भर के बाद हम रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हैं। ये उनका अधिकार है जानने का, जो हमने कहां पर क्या काम किया। तो इसलिए जनता के अधिकार को जो छीनने का काम कर रहे थे ये लोग, हमने उनको देने का काम जान लेते कौन से अधिकार ये छीनने की कवायद कर रहे थे तब से। रोहित जी, क्यों अधिकार छीनते हैं आप लोग जनता की, फिर बीजेपी को आना पड़ता है अधिकार देने के लिए उन्हें? देखिए, स्थिति ये है कि 5 साल तक ये जनता को लूटते रहे, उनसे डबल बिजली का बिल लेते रहे, जनता हाहाकार करती रही। कोरोना काल के अंदर भी, एक बार सुन तो लीजिए सीमा जी, एक बार सुन तो लीजिए। आप ये सवाल सुनिए पहले। बिजली की बात को लेकर के आप लोग आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, आपने बिजली कहा तभी मुझे याद आया, बिजली के सवाल पर भी, मुफ्त बिजली का आप लोगों ने यहाँ पर, जो आपके साथ गठबंधन है, सपा आगे आती है और मुफ्त बिजली की बात यहाँ पर कह देती है। इस पर भी कई सारे सवाल उठाए गए हैं। बिजली लेकर आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बिजली को लेकर के क्या है, क्यों बिजली ही सबसे अहम मुद्दा इस वक्त बना हुआ है? बिजली इसलिए अहम मुद्दा है क्योंकि आज एक जीविका का पार्ट है बिजली, और गरीब का भी हक है बिजली। लेकिन गरीब इतने बड़े बड़े बिजली के बिल नहीं दे सकता। इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या पार्टी का मॉडल उठा लिया। नहीं, आम आदमी पार्टी से क्या लेना था, उत्तर प्रदेश में उसका क्या काम है? आप पहले बात पूरी करने दीजिए मुझे सीमा जी। देखिए, जब 5 साल तक ये लूटते रहे, कोरोना काल के अंदर जनता हाहाकार करती रही, पूरा बिजली का बिल 2 गुना लेते रहे जनता से। जैसे ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने कहा कि हमारी सरकार बनने पे 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, 5.25 साल बाद बिजली का बिल सीधे हाफ। आप देखिए, विपक्ष का डर देखिए कि हमारी योजना जो हमने कहा हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको देखते हुए जनता को राहत मिली ना, तो किसकी सरकार चाहिए जनता को, जो जनता के सरोकार की बात करे और जनता को राहत दिलवाए? हमने तो सरकार को घुटनों के बल लाके डाल दिया कि हमने 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात की, इन्होंने बिजली का बिल हाफ कर दिया। और ये पहले नहीं कर पा रहे थे। कोरोना काल के अंदर जब लोगों की नौकरी चली गई थी, हाहाकार मचा हुआ था देश के अंदर, उस समय आप बिजली की लूट मचा रखी थी आपने। उस समय आपने बिजली का बिल को हाफ करने का काम नहीं किया, पर चुनाव में अपनी हार देख के बिजली के बिल को हाफ कर दिया आपने। वो भी तब जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जनता को वादा किया उसके बाद। तो इसका मतलब जनता के सरोकार को कौन समझता है? हम समझते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ फीताजीवी पार्टी है। इन्होंने चुनाव को करीब देखते हुए फीता काटना शुरू कर दिया। अभी इनसे पूछिए, जेवर का एयरपोर्ट कहेंगे भव्य एयरपोर्ट बनाया हमने, पर वहां साइड पे जाके देखिए सिर्फ फीता कटा है, वहां खाली खेत है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं बना है।
2022 में जब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो बनाने का काम करेगी। अरे ये तो वो सारे योजनाएं थे रोहित जी, जिसको सपा ताल ठोक करके कहती है कि उनकी योजनाएं थी। फिर खेत की योजनाएं दी थी क्या आप लोगों ने? योजना हमने दी, 5 साल इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अच्छा। योजना तो हमने दी, जमीन अधिग्रहण करने का काम शुरू हमने करवाया, उसका रोड मैप हमने बनाया। रमाकांत जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? उसके बाद 5 साल कोई काम ही नहीं किया, पौने 5 साल बाद जाके उसका उद्घाटन कर रहे हैं क्या जनता को? देखिए सीमा जी, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि ये जो बिजली की बात कर रहे हैं ये आजकल, इससे पहले 2017 से पहले ये तो 24 घंटे बिजली देते भी नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश में देख करके जा करके ये देखें, जो 24 घंटे बिजली वहां पर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अरे आप सुनिए, उत्तर प्रदेश जाके देखने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में पता है कितनी बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश और में मैं जरूर तो रह रहे उत्तर होंगे, प्रदेश की राजधानी में रहता हूँ, वहाँ 24 घंटे बिजली नहीं आती। उत्तर प्रदेश में आप जरूर रह रहे होंगे, मैं क्या चर्चा करूंगा, लेकिन आपको पता कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जरूर रह रहे होंगे, लेकिन आपको पता कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, 2017 से पहले 24 घंटे गाँवों में पता है, आपको गुमराह करोगे जनता बिजली नहीं को, पहुंचती थी, जनता को नहीं पता है, गाँवों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। महाराज, लेकिन आज अगर 24 घंटे बिजली पहुंच रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। चलिए एक एक करके बोलिए। हमारा मकसद, नेटवर्क 10 का मकसद जनता तक बात पहुंचानी है। यहाँ आपस में झगड़े करने के कोई मकसद से नहीं हम ये डिबेट करते हैं। सीमा जी, मैं 2017 से पहले 24 घंटे गांवों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। आज अगर 2017 के बाद अगर गांवों तक बिजली पहुंचती है तो इनको क्या दर्द हो रहा है? आज ये 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, तो 2017 में ये क्या कर रहे थे? क्या ये 2017 में क्या 300 यूनिट, ये तो 400 यूनिट कह सकते थे। तो इनकी सत्ता थी, इनकी सत्ता थी, इनकी सत्ता थी। रोहित जी एक चीज देखिए, यहाँ पर जब से ये डिजिटल इंडिया की बातें यहाँ से शुरू हुई है, पहले विपक्ष कभी भी डिजिटल चीजों को लेकर के नहीं सामने आते थे। इस बार अगर आप चुनाव में उतर भी रहे हैं तो डिजिटल चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये क्या बीजेपी का सुर चढ़ गया है? नहीं, देखिए, आधुनिक भारत है और डिजिटल की बात होनी भी चाहिए, पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे देश का बहुत कमजोर है, वो हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रही है डिजिटल के नाम पे। आप देखिए, आज की डेट में यूपीआई की पेमेंट्स के ऊपर भी चार्जेस लगा दिए हैं इन्होंने। तो आप कहते हो साहब कैश ट्रांजैक्शन मत करो, कैश ट्रांजैक्शन नहीं करता है आदमी, अकाउंट में पैसा रखता है तो उसके अंदर आप लूट शुरू कर देते हो। तो आज तो डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर भी चार्जेस लगना शुरू हो गए। प्लस कोरोना काल है, तो कोरोना काल के अंदर चुनाव भी एक अलग तरीके से चुनाव हो रहा है, इसके अंदर डिजिटल कैंपेन करनी है, तो डिजिटाइजेशन तो हमेशा से बढ़ावा दिया गया है। विपक्ष में भी हम भी थे, हमने भी हमेशा से दिया था। चौधरी अजीत सिंह जी कंप्यूटर इंजीनियर थे, देश के पहले ऐसे इंजीनियर थे जो कि विदेश में जाके जिन्होंने IBM में नौकरी शुरू की थी। चलिए, और इसी के साथ देखिए, जो ये डिजिटली तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए चुनाव आयोग ने बोला है, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कह दिया था कि अब इस चुनाव प्रचार में भाजपा को बहुत ज्यादा बढ़त मिलती नजर आएगी। आपको क्या लगता है कि अगर डिजिटल चुनाव प्रचार हो रहा है तो क्या आप जनता तक अपनी पहुंच नहीं पहुंचा पाएंगे, अपनी पैठ नहीं जमा पाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव जी के बयान को इन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया था और अखिलेश यादव जी ने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया था। उन्होंने छोटे दलों की बात की थी, उन्होंने बात की थी जैसे सुभाषपा अभी हमारे गठबंधन के अंदर है, हमारे साथ चौहान साहब हमारे साथ गठबंधन के अंदर हैं और अन्य छोटे दल हमारे साथ गठबंधन के अंदर है, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग उनको या तो कुछ फंड की व्यवस्था करे या क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है तो उन संसाधनों की व्यवस्था करवाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या हम हो, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी हो, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर जो छोटे दल हैं उनको भी एक बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को एक बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इवन जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे उनके पास तो नहीं है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजिटली वो प्रचार कर सके। तो अगर आप कोई नई तकनीक लेके आ रहे हैं तो देश के अंदर अगर चुनाव हो रहे हैं तो वो निष्पक्ष होने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा से दंभ की राजनीति करने का काम किया है, उन्होंने हमेशा डर की राजनीति करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस बात को कभी नहीं समझ सकती। अखिलेश यादव जी ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बात की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो उसके पास भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है IT का, और चाहे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो, हमारे पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जो अन्य दल हैं उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, या वो अगर गांव ग्रामीण से आते हैं व्यक्ति तो उनके पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि जिसकी वजह से हम वहां पे प्रचार प्रसार वो कर पाए। तो उनको एक बराबरी का मौका देने के लिए उन्होंने बात की थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मोड़ को दिखाना शुरू कर दिया। आपने बयान को साफ कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अंत में इतना ही जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता
आप यही एक सवाल लेकर के आते हैं, यही मुद्दा लेके आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। उसको लेकर के भाजपा का क्लियर है कि विकास की ओर बढ़ते नजर आएंगे। आरएलडी सपा किसानों पर ध्यान देती नजर आ रही है। और क्या कुछ खास इस चुनाव में, और क्या कुछ कितनी उम्मीदें हैं कि जितने भी उम्मीदवार आप खड़े कर रहे हैं वो आपको जीत दर्ज करवा देंगे? देखिए ऐसा पहले है, रोहित जी हमने सबसे पहले कहा 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हम देंगे। राष्ट्रीय लोक दल ने अपने मैनिफेस्टो में लिख के सबसे पहला पॉइंट उसका यही है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जिसके अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि 22 लाख रोजगार हम आईटी सेक्टर के अंदर देंगे, 11 लाख जो सरकारी नौकरियां के पद खाली हैं उनके अंदर देंगे, और बाकी अन्य अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके हम देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ के युवाओं को दावे रोजगार ही रह देंगे। जाते हैं कि धरातल पर सच होते हैं कि नहीं। रमाकांत जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, भाजपा जिस हिसाब से कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है विपक्ष इस बार, आपको क्या कुछ अलग मुद्दे लेकर के आएंगे? और जो पिछले चीजों में, पिछले चुनावों के बाद से जो मुद्दे पूरे नहीं हो पाए, उन पर किस तरह से काम करते नजर आएगी भाजपा? देखिए सीमा जी, मैं कह रहा हूं जनता एक ही चीज चाहती है, जो प्रदेश का विकास और उसका विकास जी। इसलिए उस विकास के मुद्दे के ऊपर में ही भाजपा आगे बढ़ती नजर आएगी, और इसके लिए भले ही भाजपा को किसी भी तरीके का उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़े, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे किसी भी सेक्टर में जॉब क्रिएट करना, बेरोजगारी को दूर करना, प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाना, ये उसकी प्राथमिकता। चलिए, उम्मीद करते हैं हम भी और उत्तर प्रदेश की जनता भी यही उम्मीद करेगी कि जो भी दावे किए जा रहे हैं, जो भी पार्टी अपना जीत दर्ज करवाए, वो उन सारे वादों को पूरा करे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में जो दावे और जो वादे किए जा रहे हैं उस पर, धरातल पर वो कितना सच होता नजर आता है। और आप सभी को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही निष्पक्षता से मतदान करना है और जरूर करना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।